क्या देखे थे, सीडो का मतलब होता है, बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है, अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो सर्कुलर मोशन में हम एक स्पेशल टाइप के सीडो फोर्स के बारे में पढ़ते हैं जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो अगर सीडो फोर्स नहीं समझोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए बहुत ध्यान से समझना कि सीडो फोर्स होता क्या है, कैसे यूज़ होता है उसका। सबसे पहला चीज़ हम ये समझ लेते हैं कि सीडो फोर्स एक फॉल्स फोर्स होता है। हम पिछले क्लास में हम ठीक ठाक एक्सप्लेन कर दिए थे। आज की क्लास में हम लोग उसका कुछ एप्लीकेशन के थ्रू उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या देखे थे कि अगर हम सीडो फोर्स का ज़रूरत कब पड़ता है, अगर हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी सिस्टम पे लॉज ऑफ मोशन लगाना चाहते हैं। हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं और वहाँ से हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे लॉज ऑफ मोशन लगाना चाहते हैं, तो लॉज ऑफ मोशन वहाँ पे गलत रिजल्ट दे देगा। हमको एक सही रिजल्ट मिले, इसके लिए हम उस ऑब्जेक्ट पे जिस डायरेक्शन में मेरा फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं जिसका वैल्यू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम होता है। ये सारा बात हम लिखवा चुके हैं, है ना। तो इस फोर्स को हम लोग कहते हैं सीडो फोर्स। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से समझना कि सीडो फोर्स का हम यूज़ करेंगे। देखो कैसे यूज़ करते हैं, उसके बाद हर एक बात सीडो फोर्स के बारे में समझ में आ जाएगा। हम लोग एक और बात पढ़ चुके थे कि हम लोग अगर अपने वेट को मेज़र करते हैं वेइंग मशीन में, अगर हम वेइंग मशीन में चढ़ जाते हैं, खड़े होते हैं और हम अपने वेट को मेज़र करते हैं, तो हम लोग क्या देखे थे, सपोज़ करो ये एक वेइंग मशीन है। बहुत ध्यान से सुनना, आराम से समझ में आ जाएगा, ध्यान भटकाओगे तो नहीं समझ में आएगा। ये अगर एक वेइंग मशीन है, हम इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रख के इसका वेट मेज़र करना चाहते हैं, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सिस्टम मानते हैं तो इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगता है। एक फोर्स नीचे की तरफ लगता है mg, और ये वेइंग मशीन इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है नॉर्मल। हम लोग ये देखे थे कि वेइंग मशीन का जो इंडिकेटर होता है जिसमें दिखता है कि आपका वेट कितना है, असल में उसमें mg नहीं दिखता है, असल में उसमें नॉर्मल फोर्स दिखता है। जो नॉर्मल फोर्स वो वेइंग मशीन हमको संभालने के लिए लगाता है, उसी नॉर्मल फोर्स को वो मेज़र करके अपने इंडिकेटर में दिखाता है। ठीक है, हम ये चीज़ देखे थे। और इस नॉर्मल फोर्स को जो कि हमको अपीयर होता है उसके इंडेक्स में या उसके इंडिकेटर में, वेइंग मशीन के इंडिकेटर में हमको यही दिखता है, यही अपीयर होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं अपरेंट वेट, जो हमको अपीयर हो। और mg होता है रियल वेट। किसी भी इंसान का या किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो उसका जो वेट होता है वो mg होता है। तो mg होता है रियल वेट, और जो हमको अपीयर होता है उसके इंडिकेटर में उसको हम लोग कहते हैं अपरेंट वेट। तो नॉर्मल फोर्स ही हमको दिखता है या अपीयर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सीडो फोर्स तो हम लोग कर लिए हैं, इसी का एक एप्लीकेशन है, समझो तो इसी का हम एक एप्लीकेशन कर रहे हैं, समझना। ठीक है, apparent weight in an elevator। in an elevator, elevator का मतलब होता है लिफ्ट। बहुत ध्यान से देखना, हम लोग इसमें कई सारा केस लेते हैं। फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं, बात मत करो, पहला केस हम लोग ले रहे हैं, ध्यान से देखो। मेरे पास एक लिफ्ट है जो या तो रेस्ट में है या किसी भी डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, समझना बात को, एक ऐसा लिफ्ट लिए हैं व्हेन द acceleration of lift is 0। ये एक सिचुएशन लिए हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे समझ में आएगा। मतलब देखो क्या सिचुएशन है, क्या कहानी है, बात मत करो, बात नहीं। ये एक लिफ्ट है, सपोज करो ये रेस्ट में है, या तो रेस्ट में है, दोनों सिचुएशन में बात सेम होगा, या तो रेस्ट में है
या ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है या नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ठीक है। इसका क्या है जी, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है सो एक वेइंग मशीन है, सपोज करो एक वेइंग मशीन है, एक वेइंग मशीन है और इस वेइंग मशीन में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस वेइंग मशीन में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास m है। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर हम सपोज एक इसमें अगर इस ऑब्जेक्ट में लगने वाले सभी फोर्सेस को देखें तो इस पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, हम इसको सिस्टम मान रहे हैं, वेइंग मशीन को नहीं, इस बॉडी को जो उस पर रखा हुआ है, और इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा नॉर्मल, ठीक है। सपोज करो हम इसको बाहर से देख रहे हैं, ठीक है, हम इसको बाहर से देख रहे हैं, ज़मीन से ऑब्जर्व कर रहे हैं सपोज, तो हम क्या देख रहे हैं कि सिंस ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं होता है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो होता है। यानी इस पर लगने वाला नेट फोर्स, यहाँ पे मेरा सिस्टम कौन है, सिस्टम ये है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो होगा। नेट फोर्स ज़ीरो होगा का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल और mg बराबर होगा, तो नॉर्मल जो है वो mg के बराबर होगा। मतलब इस सिचुएशन में हमको जो वेट दिखेगा, वो जो वेइंग मशीन में हमको जो वेट दिखेगा वो मेरे रियल वेट के बराबर होगा। तो जो एपरेंट वेट है वो रियल वेट के बराबर होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एपरेंट वेट इज इक्वल टू, नीचे लिख देते हैं ना, इज इक्वल टू द रियल वेट। ठीक है, एक काम करो ना आनंद, बाहर चल जाओ, आराम से बतिया लो। अगर इतना ज़रूरी बात है जिसको तुम रोक नहीं सकता है 1.5 घंटा के लिए या 1 घंटा के लिए, तब तो अच्छा है कि आराम से चल जाओ, क्योंकि 2 काम एक साथ अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। या तो उसी को अच्छी तरह से कर लो या इसको अच्छी तरह से कर लो, जो इम्पॉर्टेंट है उसको अच्छी तरह से कर लो। अब देखो ये मेरा पहला सिचुएशन था, समझना। दूसरा कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, ये दूसरा कंडीशन है, ध्यान से देखना। हम ऐसा अज्यूम करते हैं दूसरे सिचुएशन में कि जो मेरा लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि when elevator is going upward with acceleration a, एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तब देखो क्या होता है। ये लिफ्ट है, बहुत ध्यान से देखोगे ना तो रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, हर कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये लिफ्ट है, इसमें एक वेइंग मशीन है, सपोज करो। बहुत ध्यान से देखना, ये एकदम तुम लोग को फील होता होगा, जो चीज़ अभी समझाएंगे ना वो चीज़ तुम लोग फील कर पाते हो, लेकिन कभी इसको साइंटिफिकली नहीं देखे होगे। ये वेइंग मशीन है, सपोज करो ये वेइंग मशीन है, ठीक है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है m मास का, जिसका कि वेट हमको मेज़र करना है। इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एज़ यूजुअल हम जान रहे हैं, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल। अच्छा, हम क्या देखें कि ये जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन a से। अगर हम बाहर से देखते हैं, सपोज करो कि हम बाहर से देख रहे हैं, इसको ज़मीन से देख रहे हैं, तो हमको क्या दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट चाबी आपके बाहर आएगा। आके दे दो ध्यान से समझना, ठीक है। अगर हम इसको बाहर से देख रहे हैं, यहाँ पे सीडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, ध्यान से देखना। अगर हम इसको बाहर से देख रहे हैं तो हमको ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रहा है, मतलब इस पे ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स बड़ा होगा।
तभी तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है। और हम लोग ये जानते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होता है तो न्यूटन का सेकेंड लॉ के हिसाब से नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा, n माइनस एम जी, क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो ऊपर का फोर्स बड़ा होगा, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट का मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हम निकालते हैं अपरेंट वेट, जो वेट हमको अपीयर होता है, जो वेट हमको फील होता है, वेइंग मशीन जो वेट हमको दिखाता है वो n होता है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स होता है, कई सारे बुक में नॉर्मल फोर्स को r भी लिखता है, रिएक्शन फोर्स भी लिखता है, तो जो n होगा वो ma प्लस एम जी होगा ना, है ना। अब देखो समझना बहुत ध्यान से, जो मेरा रियल वेट है mg, उसमें थोड़ा सा और इंक्रीमेंट आ जाता है। मतलब अगर लिफ्ट, कभी तुम ऐसा फील करना, रियलाइज करना, मॉल तो अक्सर आना जाना होता होगा, तो मॉल के लिफ्ट में जब तुम ग्राउंड फ्लोर में रहते हो और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन से जाता है तो तुमको ऐसा फील होगा जैसे तुम थोड़ा भारी हो गए हो, तुमको लगेगा तुम दबा रहे हो लिफ्ट को, तुमको ऐसा फील होगा, वो चीज़ तुमको अपीयर होगा। और बाई चांस अगर तुम कोई वेइंग मशीन लेके जाओ अपना वेट मेज़र करने के लिए, ज़मीन में एक बार वेट मेज़र कर लो, अगर मान लो तुम्हारा वेट 70 kg है, तो तुम अगर लिफ्ट में, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, वहाँ पे लिफ्ट में वेइंग मशीन रख के उस पर चढ़ के देखना, तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा, 75 हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, लेकिन 70 से ज़्यादा हो जाएगा। वो जो मतलब वो जो वेइंग मशीन का निडल है वो तुम्हारा रियल वेट से ज़्यादा वेट दिखाएगा, जो वेट तुमको दिखेगा, जो अपीयर होगा वो रियल वेट से ज़्यादा होगा। यही चीज़ होता है कि जो मेरा अपरेंट वेट है वो mg उधर जाके ऐड हो जाता है, तो रियल वेट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाता है ma। बात समझ में आया क्या चीज़ होता है। तो इस समय जो होता है हमारा अपरेंट वेट वो रियल वेट से ज़्यादा हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो अपरेंट वेट है, जो अपरेंट वेट है वो ग्रेटर देन होता है रियल वेट से। ठीक है, समझ में आ गया ये कहानी। अब सपोज करो कि अगर बाहर से इस ऑब्जेक्ट को नहीं देखा जा रहा है, अगर कोई इंसान लिफ्ट के अंदर ही है, सपोज अगर कोई इंसान लिफ्ट के अंदर ही है और लिफ्ट के अंदर से ही सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत ध्यान से देखना, इस चीज़ को समझना यहाँ पे। अगर कोई भी इंसान लिफ्ट के अंदर से ही इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है तो इस इंसान को ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखेगा। तो अगर ये इंसान से हम पूछें या मान लो ये दोनों इंसान में बात हो तो ये बोलेगा अरे भैया लिफ्ट तो एक एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये बोलेगा कि ये ऑब्जेक्ट एक एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये बोलेगा नहीं ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है। दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होगा, है ना। तो अगर ये कैलकुलेट करेगा ना, तो ये कैलकुलेट करेगा तो इसको, या देखेगा ऑब्जर्व करेगा तो इसको ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं रहता है। यानी अगर कोई भी इंसान किसी ऐसे फ्रेम में जो धरती के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन में है, जिसको कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, अगर कोई इंसान नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़े होके किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करेगा तो उसको गलत सलत आंसर मिलने लगेगा, गलत रिजल्ट मिलने लगेगा। उसके गलत रिजल्ट को सुधारा जाए, वो भी एक सही आंसर पे पहुंच पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट पे अपने मन से एक फोर्स लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं। उस फोर्स का डायरेक्शन लिफ्ट के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी नीचे की तरफ होगा। हम एक अलग फिगर बना देते हैं इसके लिए, है ना, ताकि दोनों में डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाए। ये मेरा वेइंग मशीन है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है और कोई भी इंसान यहाँ पे लिफ्ट में ही खड़े होकर सब चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसको कहाँ का बहुत ध्यान से देखना, इसको समझना। नीचे की तरफ तो mg फोर्स लगेगा ही लगेगा, ये फोर्स तो धरती लगा रही होगी, और ये जो वेइंग मशीन है वो इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। ये दोनों रियल फोर्स कहने का मतलब कि ये फोर्स जो है सो एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट पे लगता है, कोई ना कोई चीज़ इस पे लगाता है।
लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है जो लिफ्ट के अंदर है वो भी सही ऑब्जर्व कर पाए चीज़ों को, सही आंसर ला पाए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने मन से, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन से जा रही है तो अपने मन से यहाँ पे हमको नीचे की तरफ एक फोर्स लगा देना पड़ेगा जिसका अमाउंट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम होगा। इसी फोर्स को जिसको हम अपने मन से लगाते हैं, जो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट पे लग ही नहीं रहा है, ये फोर्स कौन लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है, इसको हम अपने मन से लगा दिए, इसी फोर्स को हम कहते हैं सीडो फोर्स। ऐसा कब करते हैं, जब हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में रह के किसी भी सिस्टम में लॉज ऑफ मोशन लगा रहे हों तब। अगर हम किसी इनर्शियल फ्रेम में धरती पे खड़े होके लॉज ऑफ मोशन लगा रहे हो तो हमको सीडो फोर्स लगाने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लगाए हैं ऐसा। अब देखो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, इसके नज़र से सब कुछ हो रहा है। अब ऑब्जर्वर मेरा लिफ्ट के अंदर है तो ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यही देख रहा है। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब N फोर्स और mg प्लस ma दोनों बराबर होगा। कहने का मतलब mg और ma मिला के जितना बड़ा होगा उतना अकेले n होगा, और n इन दोनों के सम को कैंसिल कर दे रहा होगा, तभी ये रेस्ट में है। बात समझ में आ रहा है? मतलब इस डायरेक्शन में दो फोर्स है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स है, फिर भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इसका मतलब ये अकेले इन दोनों के सम को के बराबर हो जा रहा है, तभी तो सब कैंसिल हो जा रहा है और इस पे नेट फोर्स 0 हो जा रहा है और ये रेस्ट में ही रह जा रहा है। बात समझ रही हम क्या बोल रहे हैं? MA फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है, तो वही तो हम बोल रहे हैं। ये समझना, पहले एक कैलकुलेशन कर लेते फिर एक बार और इसको समझाएंगे, ठीक है? अब देखो हम हमेशा बोले हैं, एक बार फिर से हम समझाएंगे। यहाँ पे यहाँ तक तो क्लियर हो गया जो हम बोले, फिर हम उसको रिपीट कर देंगे। तो अब अगर हम इसके नज़र से देखें तो क्या होगा, इस पे जो n है ये n इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, उसमें देखो तो ये आप आ रहा है, उधर वाला पार्ट आ रहा है ना, यहाँ तक आता है, देखो तो ठीक। तो देखो n इज इक्वल टू mg प्लस ma होगा। देखो यहाँ पे हम जो एपरेंट वेट निकाले थे, यहाँ पे जो हम एपरेंट वेट निकाले थे mg प्लस ma, देखो यहाँ पे भी वही एपरेंट वेट आ गया। मतलब कोई भी कैलकुलेशन अगर हम कर रहे हैं एक इनर्शियल फ्रेम से, मान लो इनर्शियल फ्रेम पे रह के हम एपरेंट वेट निकालना चाह रहे हैं, तो मेरा एपरेंट वेट क्या निकला, mg प्लस ma। अगर हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़े होकर एपरेंट वेट निकालना चाह रहे हैं और अगर हम इस फोर्स को नहीं ऐड करें तो मेरा एपरेंट वेट खाली mg आएगा, जो कि गलत होगा, है ना, क्योंकि एपरेंट वेट एक्चुअली में mg प्लस ma है। तो हमको अपने मन से इस डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा सीडो फोर्स, फॉल्स फोर्स लगा देना पड़ता है ताकि मेरा सही रिजल्ट आ जाए, है ना। तो समझना बात को, एक्चुअली में बात क्या है। तो इसी फोर्स को जो हमको ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है ताकि रिजल्ट सही हो जाए, इसी को हम सीडो फोर्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया क्या सीडो फोर्स होता है? अब समझो थोड़ा बात। एक्चुअली में जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है वहाँ पे लॉज ऑफ मोशन काम नहीं करता है। लॉज ऑफ मोशन को लगा के अगर तुम कुछ निकालना चाहो, जैसे अपरेंट वेट ही निकालना चाहो, तो तुमको गलत आंसर मिल जाएगा। एक्चुअली लॉज ऑफ मोशन वैसा हथियार नहीं है। होता क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ हथियार है, कुछ कहीं काम करता है, कुछ कहीं काम नहीं करता है। तो लॉज ऑफ मोशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा चीज़ है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम ही नहीं करता है। लेकिन अगर तुम ज़बरदस्ती बोलोगे कि नहीं भैया हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में रह के लॉज ऑफ मोशन लगाना चाहते हैं, हम लगाइबे करेंगे, हम नहीं मानेंगे, तो तुम्हारा गलत आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर तुम चाहते हो कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में रह के लॉज ऑफ मोशन लगाएं और सही आंसर मेरा आ जाए, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक छेड़खानी करना पड़ेगा सारे रूल्स रेगुलेशंस में। तुमको नियम के खिलाफ जाना पड़ेगा। तुमको करना क्या पड़ेगा, ज़बरदस्ती का एक इमेजनरी फोर्स ऑब्जेक्ट में लगा देना पड़ेगा ताकि तुम्हारा आंसर सही आ जाए। बात समझ रही हो? तो ये एक्चुअली में नहीं लगता, लेकिन तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो। ज़बरदस्ती कर रहे हो, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में रह के तुम लॉज ऑफ मोशन लगाना चाहते हो। तुमको नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि आंसर गलत आता। लेकिन अगर तुम ज़बरदस्ती का लगेबे करोगे और तुम सही आंसर पाना ही चाहते हो, तो तुमको एक एक्स्ट्रा फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे ज़बरदस्ती का लगा देना पड़ेगा जो एक्चुअली में उस पर नहीं लग रहा होता है।
ठीक है, और उसका अमाउंट क्या होता है हम लिखवाए हैं, इसको ध्यान से देखना, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ये एक फोर्स नहीं है, हम पिछले क्लास में भी बताए थे, ये कोई फोर्स नहीं, ये लगता है फोर्स की तरह क्योंकि m और a है, इसलिए लगता है कि ये फोर्स है, लेकिन फोर्स नहीं है। क्योंकि फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स उस ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे तो हम ऑब्जेक्ट का मास और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम यूज कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ मास तो लिखे ही नहीं है, तो इसीलिए ये फोर्स की तरह लगता है लेकिन फोर्स है नहीं, इसलिए इसको सीडो फोर्स कहते हैं। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सीडो फोर्स का, ठीक है, इसको फटाफट कॉपी कर लो। अच्छा एक चीज़ सुनना थोड़ा सा, है ना, जब भी तुम कोई क्वेश्चन बना रहे हो तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम बाहर खड़े रह के इसको ऑब्जर्व करना चाहो या लिफ्ट में रह के ऑब्जर्व करो, तुम्हारी मर्जी। तुम अगर बाहर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो तो सीडो फोर्स लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में रह के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो तब सीडो फोर्स लगाना है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कई बार अंदर फ्रेम में रह के चीज़ों को कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि बाहर से चीज़ सिचुएशन जंबल होता है, नहीं समझ में आता है कि हो क्या रहा है ना। अब देखना, हम हर सिचुएशन में दोनों चीज़ डील करेंगे। मतलब अगर हम एक ज़मीन पर रह के अगर हम ये काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तब क्या होगा, और अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में यानी लिफ्ट के अंदर में रह के कैलकुलेशन कर रहे हैं तब क्या होगा। जैसे इस सिचुएशन में हम दोनों फिगर में डील किए, वैसे हम इसमें भी डील कर देते हैं, ठीक है। अब अगर देखो, जब एलिवेटर नीचे की तरफ जा रहा होगा एक एक्सेलरेशन से, तब क्या होगा, है ना, व्हेन द elevator is going, when the elevator is going downward with acceleration a, यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, with acceleration a बात नहीं। देखो अगर ये एलिवेटर जो है वो नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा तब क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। अगर हम बाहर से देख रहे हैं, तो क्या होगा, हमको ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिखेगा। इस पे अगर हम लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे तो बताओ आयुष क्या लिखेंगे। हाँ बोलो। अच्छा तुम बताओ, यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखे, सुमित बताएगा, ठीक है। mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू ma। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमको नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि mg बड़ा होगा n से, तो जो नेट फोर्स होगा वो mg माइनस n होगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल निकालना चाहें, इस n को उधर ले जाते हैं, ma को इधर ले जाते हैं, तो mg माइनस ma इज इक्वल टू n आ जाएगा। यानी ये जो नॉर्मल फोर्स है वो एक तरह से देखा जाए तो mg माइनस ma आएगा। यानी जो मेरा अपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से थोड़ा कम हो जाएगा। तुम लोग को ये फील होगा जब लिफ्ट ऊपर से अचानक से नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता है तो तुमको लगता होगा कि तुम हल्का हो गए हो, थोड़ा उड़ रहे हो, तुमको ऐसा फील होगा। तो यही रीज़न होता है कि तुम्हारा जो एक्चुअल वेट है उससे थोड़ा सा कम वेट तुमको फील होने लगता है ना। तुम वेइंग मशीन ले जाके देखोगे तो तुम अपने आँख के सामने देख लोगे कि तुम्हारा वेट कम दिखता है तुमको, है ना। तो होता क्या है कि जो अपरेंट वेट है, जो वेट अपीयर होता है, जो वेट फील होता है, वो एक्चुअल वेट से कम हो जाता है ना। तो अपरेंट वेट जो है वो छोटा होता है रियल वेट से, IGST, ठीक है। इसी चीज़ को अगर मान लो हम लिफ्ट के अंदर से देखें, सेम चीज़ को हम ऑब्जर्व करें लिफ्ट के अंदर से, ये मेरा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा लिफ्ट, यहाँ पे मेरा वेइंग मशीन है, ये ऑब्जेक्ट है जिसके मास को हम लोग मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। ये सपोज करो कोई भी है, किसी का नाम ले लेंगे तो बमकने लगता है। मुस्कान नहीं है, मुस्कान के लिए हमको थोड़ा बड़ा कान बनाना पड़ेगा।
ये मुस्कान हुई, और इसमें एक क्या बोलते हैं कान में जो पहना जाता है, सब चीज को ईयर रिंग ही बोलते हैं, रिंग रहे चाहे नहीं रहे। हाँ, मुस्कान बड़ा कान। ठीक है, चलो ठीक है। ए मुस्कान, यहाँ काम करो, काम पे ध्यान दो, यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन लगाना है। तो देखो यहाँ पे मास वेट नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा। देखो हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं? अच्छा, इस ऑब्जेक्ट में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a है, हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से चीज़ों को देख रहे हैं, तो इस पे हमको एक सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सीडो फोर्स किधर लगेगा अनुविशा? हम क्या पूछे सुनना, इस ऑब्जेक्ट पे हमको एक सीडो फोर्स लगाना है। क्यों लगाना है आरती? क्योंकि सर हम लोग अंदर, क्योंकि हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम से सब चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सीडो फोर्स इसलिए लगाना पड़ेगा। सीडो फोर्स किधर लगाएंगे इस ऑब्जेक्ट में, ऊपर कि नीचे? ऊपर क्यों लगाएंगे? एक मिनट, वैभवी बताएगी ऊपर क्यों लगाएंगे इस ऑब्जेक्ट पे सीडो फोर्स? एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसीलिए हम जो सीडो फोर्स है इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ लगाएंगे। और सीडो फोर्स का अमाउंट क्या होता है? मास ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है। चलो ठीक है, होता है कई बार एक ही चीज़ जब बार बार रिपीट होता है तो अड़ बोला जाता है उसमें। अच्छा, अब जो मुस्कान है उसको तो ये ऑब्जेक्ट, अच्छा ठीक है, अब लड़ने मत लग जाओ। चलो ध्यान दो। ये तो रेस्ट में दिख रहा है ना इसको, तो रेस्ट में दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ma प्लस एन mg के बराबर होगा, यही होगा ना? तो हम लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि ma प्लस n इज इक्वल टू mg होगा। अगर हम अपेरेंट वेट निकालना चाह रहे हैं तो ये mg माइनस ma होगा। देखो दोनों सिचुएशन में सेम आ गया। ठीक है, तो अगर हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में रह के कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हमको सीडो फोर्स हमेशा रखना पड़ेगा ताकि सही आंसर आ सके। बात समझ में आ गया? अब हम आगे वाले सिचुएशन में ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हो क्या। ठीक है, एक और कंडीशन है, बहुत ध्यान से देखना। अगर मान लो हम लिफ्ट में चल रहे हैं या लिफ्ट जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है, सपोज करो अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है, अचानक से लिफ्ट का रस्सी टूट जाता है और हम फ्री फॉल करने लगते हैं। फ्री फॉल कहने का मतलब कि केवल धरती तुमको नीचे की तरफ खींच रही है। तो हो क्या रहा है सिचुएशन समझना कि ये, अच्छा ये कितने नंबर था? थर्ड था ना। फोर्थ नंबर में समझो, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं कि अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल करने लगे, यानी गिरने लगे, रस्सी टूट गई है और लिफ्ट गिर रहा है नीचे की तरफ, है ना। व्हेन लिफ्ट या एलिवेटर फॉल्स फ्रीली, बात नहीं, व्हेन एलिवेटर फॉल्स फ्रीली। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये एलिवेटर है मेरा, लिफ्ट है, हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, ये रस्सी है, सपोज करो रस्सी टूट गई है और हम फ्रीली गिर रहे हैं, लिफ्ट फ्रीली गिर रहा है एकदम। ये ऑब्जेक्ट है। अब ज़रा ध्यान से देखो, सुनना। अच्छा, हमको आनंद बताएगा, बोलो तो आनंद, इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? बताओ, कम ऑन। हाँ बोलो ना, नाम बता दो। हाँ, तो mg किधर लगेगा इस पे? बहुत अच्छा, नॉर्मल। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अब समझना थोड़ा बात को, अगर ये फ्रीली नीचे की तरफ गिर रहा है, लिफ्ट जो है
वो एकदम फ्री फॉल कर रहा है। जब कोई भी चीज़ फ्री फॉल करे ना, यानी किसी भी चीज़ को हम ऐसे छोड़ दें सपोज करो, तो उसमें नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता है g। तो जब ये फ्रीली फॉल कर रहा है तो इसमें नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है और उसका वैल्यू है g। तो अगर हम इस पे लॉज ऑफ मोशन लगाते हैं, हम बाहर से देख रहे हैं, तो हमको ये ऑब्जेक्ट तो नीचे की तरफ g एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिखेगा। अगर हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सीडो फोर्स लगाने का कोई ज़रूरत नहीं, उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दो, है ना। सीधा सीधी जो फोर्स एक्चुअली में लग रहा है उसी से सारा कैलकुलेशन करना है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी हमको नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिखेगा, तो हम इस पर अगर लॉज ऑफ मोशन लगाएं, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg माइनस n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन g है, हम नॉर्मल फोर्स निकालना चाहते हैं, उधर करते हैं, mg को इधर लाएंगे, mg माइनस mg इज इक्वल टू नॉर्मल, तो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा 0, यानी अपरेंट वेट हो जाएगा 0। यानी उस सिचुएशन में हम वेट लेस फील करने लगेंगे, हमको ऐसा लगेगा कि वेट है ही नहीं, है ना। अगर लिफ्ट का रस्सी टूट जाए, हम फ्रीली फॉल करने लगे, तो हमको लगेगा कि हम वेटलेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरेंट वेट 0 हो जाएगा। कि हमको वेट इसलिए फील होता है ना कि किसी भी चीज़ का, एक एग्जांपल चलो देखना समझना बात को, कि किसी भी चीज़ का वेट कैसे फील होता है। जैसे मान लो ये चीज़ में वेट है तो हमको ये तब फील होता है, समझना बात, कोई भी चीज़, जैसे ये चीज़ में अगर वेट है, हम इसको होल्ड करने के लिए इस पे परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगाते हैं, है ना। तो हम इस पे वो फोर्स लगाते हैं, तब हमको इसका वेट फील होता है। जैसे एक बात समझो, हम समझो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम थोड़ा इसको फिगर से समझा दें। बच्चा खैर ठीक क्वेश्चन पूछा, समझना थोड़ा सा बात। अगर ये कोई वेइंग मशीन है, बहुत ध्यान से देखो, ये अगर कोई वेइंग मशीन है, इसके ऊपर कोई भी, मान लो कोई इंसान है, अब बोलना सर डब्बा जैसा तो कोई इंसान हम देखे नहीं है, तो सपोज करो कोई इंसान है, ऐसे होता क्या है कि समझो बात को, इसको संभालने के लिए जो भी इंसान है वो वेइंग मशीन पे चढ़ गया है, तो वेइंग मशीन उसको संभालने के लिए उस ऐसे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाता है उस इंसान पे। अब होता क्या समझना, हम अगर वेइंग मशीन पे चढ़ गए हैं तो वेइंग मशीन मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है। जब वो मेरे ऊपर फोर्स लगाता है तो वही फोर्स हमको फील होता है। जब तक हम पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा हमको फील क्या होगा, बात समझ रहे हो। तो वेइंग मशीन मेरे ऊपर जितना ज़्यादा फोर्स लगाता है हमको उतना ज़्यादा फील होता है और हमको लगता है मेरा वेट उतना ज़्यादा है। समझ रहे हैं बात को क्या होता है। वेइंग मशीन अगर मेरे ऊपर फोर्स ही नहीं लगाएगा तो हमको कुछ फील ही नहीं होगा, क्योंकि हमको तो वही फील होगा जो हम पे कोई फोर्स लगाएगा। हमको कोई मारेगा पीटेगा तब हमको थोड़ा सा कुछ दर्द उरद होगा या हमको कुछ फील होगा, बात समझ रहा है। तो वेइंग मशीन अगर हम पे फोर्स ही नहीं लगाता है तो हमको ऐसा लगता है कि मेरा कोई वेट ही नहीं है, क्योंकि हमको कुछ फील ही नहीं होता है। यही बात होता है ना, ठीक। द बेस ऑफ द फाइंड द टाइम। चलो ध्यान दो, सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। कि एक एलिवेटर है, एक लिफ्ट है जो ऊपर की तरफ a0 एक्सेलरेशन से जा रहा है। इसमें एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि फिक्स्ड है, इधर उधर हिल डुल नहीं रहा है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे देता है, थीटा है। और ये जो प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे जो भी इंक्लाइंड एक वेज बना हुआ है, इसका जो बेस है वो l लेंथ का है। कोई और हो क्या रहा है, इसमें ये जो ब्लॉक है वो ऐसे स्लिप कर रहा है, ऐसे ढल रहा है नीचे, तो इसको नीचे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखो कैसे प्रोसीड करेंगे, हम समझाते हैं, सभी बात समझाते हैं, बहुत ध्यान से देखना। हम लोग को पता है, समझो ये जो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से चलना, देखो अच्छा क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट ठीक ठाक भी तुम्हारे पास है, ठीक से भी एक एवरेज तरीके से भी तुम पढ़े हो, तो लगभग हर क्वेश्चन बना लोगे। अगर एक छोटा छोटा चीज़, मतलब अगर एवरेज तरीके से पढ़े हो, छोटा छोटा चीज़ खाली याद है, कोई ज़रूरी नहीं बहुत एकदम बहुत हैवी नॉलेज होना कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे समझ में आता है, समझना बात को। ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से चलना शुरू करेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करेगा, या ये जो डिस्प्लेस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करेगा। अब समझना,
अगर ये शुरू में तो रेस्ट में रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात समझना, हम जो है सो कहीं पे इस लिफ्ट से ही इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कोई ऑब्जर्वर जो है ये लिफ्ट में ही कहीं पे है, कहीं पे भी मान लो ऐसे तो नहीं, मान लो यहाँ पे एक रस्सी में एक ऑब्जर्वर ऐसे लटका हुआ है सपोज करो, ठीक मान लो ऐसे एक हाथ से झूल रहा है और ऐसे कैलकुलेट कर रहा है कि देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। कहा है कि लिफ्ट में तो कहीं खड़ा होने का जगह छोड़ा नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, समझना। हाँ, कोई लड़की ऐसा कर सकती है, क्यों? अपना चोटी ऐसे बांध देगी लिफ्ट में, एक हाथ में कॉपी रखेगी और एक हाथ में पेन रख के कैलकुलेट करेगी। लड़का लोग से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसको गर्दन में रस्सी लपेटना पड़ जाएगा, है कि नहीं? चलो क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान दो ध्यान दो, ए दिव्यांशु ध्यान दो, चलो समझो समझो, ब्रजेश देखना। तो हम लोग को समझो बात कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनो, ठीक ना, थोड़ा जंबल क्वेश्चन है लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे तो आसान लगेगा। ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करेगा। हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैसे? ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमको बेस पता है, थीटा पता है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। हम अभी कर लेंगे, हम खाली स्टेप बता रहे हैं कि कैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, कैसे दिमाग को खोलेंगे कि कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना है क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। अगर हम ये डिस्टेंस निकालें तो समझना हमको टाइम पूछ रहा है हमसे, ये ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट में है। अगर हम ये निकाल लें कि इस डिस्टेंस को कवर करने में इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, ये एक्सेलरेशन निकाल लें तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, v² माइनस u, अच्छा सॉरी, ये फॉर्मूला यूज़, हमको क्या टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, s = ut + ½ at²। u 0 है, ये वाला चीज़ 0 हो जाएगा, s हम लोग निकाल लेंगे, ये वाला डिस्टेंस, और एक्सेलरेशन भी हम लोग निकाल लेंगे इस डायरेक्शन में। अगर हम s निकालनी है, a निकालनी है तो t निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो हमको दो काम सबसे पहले करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए s निकालना पड़ेगा, दूसरा चीज़ एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ध्यान देना, देखो हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहला काम s निकालना है। s यहाँ पे क्या है, इसका लेंथ है ना। तो अगर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, हमको हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, ठीक है। तो होता क्या है समझना, यस वेरी गुड, cos थीटा यूज़ करेंगे तो cos थीटा = बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है। यहाँ पे बेस क्या दिया हुआ है, कैपिटल L, तो हमको फाइंड करना है h क्या हो जाएगा, L/cos थीटा, ठीक है। ये हाइपोटेनस निकल गया, यही मेरे लिए यहाँ पे डिस्टेंस होगा, है ना। अब देखो हमको क्या चाहिए, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी चाहिए। अब यहाँ पे मेन काम स्टार्ट होता है। मेन काम यहाँ पे क्या है देखना, इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। सबसे पहले ये देखो, इस पे नीचे की तरफ, बहुत अच्छा, और बताओ कौन कौन सा फोर्स लगेगा इस पर। एक मिनट बोलो। ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब ऐसे, हाँ, मतलब ये इंक्लाइन है, इसके परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में नॉर्मल। और भी कोई फोर्स लगेगा क्या? हाँ, अच्छा आरती बोल रही है और भी कोई फोर्स लगेगा, सुन लेते हैं। कौन सा फोर्स लगेगा? वेरी गुड, सीडो फोर्स तो लगेगा क्योंकि हम छत पर लटक के ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में रह के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। लिफ्टों में छत नहीं रहता है भाई, छत का मतलब ये सीलिंग रहता है जी, ठीक है। अब अच्छा, इस पे सीडो फोर्स किधर लगेगा? हाँ समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो सीडो फोर्स इस पे
नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ पे हम mg ऐसे लिख दिए, सीडो फोर्स इधर लगेगा और सीडो फोर्स का वैल्यू क्या होगा m a नॉट, क्योंकि यहाँ लिफ्ट का एक्सेलरेशन a नॉट है तो m a नॉट। ठीक है, सारा फोर्सेस हम लोग कर लिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात थोड़ा ध्यान देना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना सो इस डायरेक्शन में ढल रहा है, तो हम इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा सो हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमको इस डायरेक्शन में सारा फोर्स फाइंड करना पड़ेगा और उस फोर्स को मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन के लिए फोर्स बाय मास करना पड़ेगा। तो अब देखो हम करेंगे क्या, बहुत ध्यान से देखना, mg जो इधर है, इस mg का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा कनिशा? mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? यस, mg साइन थीटा, है ना, mg साइन थीटा होगा। और ma का भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, ma का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ma साइन थीटा। अच्छा, इस डायरेक्शन में भी इन दोनों का कंपोनेंट होगा, डेफिनेटली इस डायरेक्शन में भी होगा, यानी कि mg cos थीटा भी होगा। और दूसरे कलर से दे रहे हैं ताकि क्लियर हो, और दूसरा जो होगा इधर m a नॉट है। ठीक है, a लिखा गया होगा कहीं पे गलती से तो a नॉट समझना, m a नॉट cos थीटा होगा। लेकिन हमको ना ध्यान देना, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसको हम यूज भी करना चाहें तो सिंस ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब mg cos थीटा प्लस m a नॉट cos थीटा n के बराबर होगा, इन दोनों का सम n के बराबर होगा। लेकिन हमको इस डायरेक्शन का नेट फोर्स चाहिए, तो इस डायरेक्शन में जो इंक्लाइन है, इंक्लाइन के अलोंग जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स अलोंग इंक्लाइन, नेट फोर्स अलोंग इंक्लाइन जो होगा इज, हम ऐसे लिख सकते हैं, जो F होगा नेट फोर्स वो m a नॉट साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा होगा, है ना। तो ये क्या होगा, m ऐसे लिख देते हैं mg साइन थीटा प्लस m a नॉट साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन जो होगा उसके अलोंग में, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, इसको m से डिवाइड कर देना पड़ेगा। अगर हम इसको m से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों से m कॉमन, अच्छा हम लिख देते हैं mg साइन थीटा प्लस m a नॉट साइन थीटा बाय m होगा। ऊपर दोनों में से m को कॉमन निकाल के नीचे वाला m कैंसिल कर देंगे, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा g, वेरी गुड, g साइन थीटा प्लस a नॉट साइन थीटा। ये एक्सेलरेशन मेरा निकल गया, डिस्टेंस निकल गया या जो बोलो डिस्प्लेसमेंट, और ये एक्सेलरेशन निकल गया। अब हम फॉर्मूला यूज कर देते हैं, s इज इक्वल टू, ये s है, ठीक है, मेरा यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस के जगह पे यहाँ h पुट करना है तो हम यहाँ h ही लिख देते हैं। h का वैल्यू क्या है, हैंड राइटिंग नहीं बनता इधर से। अच्छा, शुरू में ये रेस्ट में था तो ut तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। हाफ एक्सेलरेशन कितना है जी बताओ, और टी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, हम साइन थीटा भी चाहें तो कॉमन कर सकते हैं ना। अच्छा, साइन थीटा भी कॉमन कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं ना, ये जो टी स्क्वायर अगर हमको फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो, अच्छा पहले साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं। एल तुमको जैसे सॉल्व करना है कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों से साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन हो गया, साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे जी प्लस ए नॉट आ गया, टी स्क्वायर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा, 12 बाई cos थीटा। हाँ मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर रहे हैं, कुछ भी करो तुम, 12 भी पहले लिखो, तुम्हारी मर्जी, से क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ ठीक, डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम लोग,
डायरेक्ट लिख सकते थे, कई लोगों को नहीं समझ में आएगा इसलिए हम पूरा कैलकुलेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तुमको मन करे तुम डायरेक्ट लिख लेना, डायरेक्ट ही लिखना चाहिए असल में, ठीक है। इतना कैलकुलेशन का पछड़ा में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा कैसे आ गया, इसलिए कर दे रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो कॉस थीटा साइन थीटा जी प्लस ए नॉट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2l होगा। हमको टी स्क्वायर चाहिए तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये सारा जो चीज़ होगा जो टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है ये सब उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 2l बाय कॉस थीटा साइन थीटा जी प्लस ए नॉट, और t निकालना पड़ेगा तो सब रूट में आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलो ध्यान दो फटाफट, एकदम 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। एक एलिवेटर है, एलिवेटर जो है क्या बोला है 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। ध्यान दो, एक एलिवेटर है जो नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, एक ऑब्जेक्ट है B और इसके ऊपर, 1 मिनट रुक जाओ, B नीचे है, ठीक है। इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, एक है B और इसके ऊपर में है A, ये A है, 2 ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार पढ़ो तो क्वेश्चन क्या बोला, लास्ट लाइन। बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोला है कि ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लगा रहा है ये निकालना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, ठीक है, देखते हैं। ए बी पे कितना फोर्स लगा रहा है वो हमको निकालना है, ठीक। हम क्या करते हैं, हम ए को सिस्टम मान लेते हैं, ए का मास दिया हुआ है। अगर हम ए को सिस्टम मानते हैं तो ए पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल। अच्छा ध्यान दो, ये नॉर्मल ए पे कौन लगा रहा है, बी ए पे n फोर्स लगा रहा है। ध्यान से सुनना, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे अगर कोई फोर्स लगाता है तो ये दूसरा बॉडी भी इस पहले बॉडी पे उतने ही अमाउंट का फोर्स लगाता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी समझना, अगर बी ए पे ऊपर की तरफ n फोर्स लगा रहा है तो ए भी बी पे नीचे की तरफ n फोर्स लगाएगा। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा कि ए बी पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो अगर बी ए पे जो फोर्स लगा रहा है वो हम निकाल लें, यानी अगर हम n निकाल लें तो उतना ही फोर्स ए भी बी पे लगाएगा। यानी मेरा मेन स्टोरी कहाँ पे थम गया, हमको n निकाल लेना है, क्योंकि n क्या है, b जो a पे फोर्स लगा रहा है, तो b a पे जितना फोर्स लगा रहा है उतनी फोर्स a b पे भी लगाएगा, तो हमको n निकाल देना, वही आंसर हो जाएगा। अगर तुम अंदर से ऑब्जर्व कर रहे चीज़ों को, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान देना। तुम चाहो तो तुम बाहर खड़े रह के भी ऑब्जर्व कर सकते हो, चाहो तो अंदर खड़े रह के ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। मान लो अगर तुम अंदर से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुमको एक इस पे सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा, किधर, अपवर्ड। बहुत अच्छा, तुम लोग समझ गए, जिसका वैल्यू क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है। अब अगर अंदर से तो हमको ये रेस्ट में ही दिखेगा, तो इससे क्या पता चलता है, अगर ये रेस्ट में है तो ma प्लस n इज इक्वल टू mg है, हमको n फाइंड करना है, n इज इक्वल टू mg प्लस माइनस ma। अच्छा यहाँ पे m कर देते हैं, g माइनस a, m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5, g 9.8 ले लो, -2 10 ले लो, चलो सिंप्लिसिटी के लिए, 0.5 इंटू 8 4 न्यूटन, है ना। हम निकालें क्या है, एक्चुअली में हम यहाँ पे निकालें कि बी ए पे कितना फोर्स लगा रहा है, लेकिन वही तो ए भी बी पे लगाएगा, तो बस यही हो गया, हो गया। हाँ तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर करेंगे
मतलब डायरेक्ट यहाँ से ऐसे निकाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तुम बाहर से अगर सारा कैलकुलेशन करते हो, बहुत ध्यान से एक चीज़ देखो, फटाफट हम इसको भी दिखा देते हैं। अगर सपोज करो तुम बाहर खड़े रह के सारा कैलकुलेशन करते हो, तो तुमको ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, है ना। हम चलो उस ऑब्जेक्ट का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। इस पे नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, बस यही दो फोर्स होगा। और अगर तुम बाहर से देख रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट तुमको ऊपर नहीं नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि लिफ्ट तो नीचे की तरफ जा रहा है 2 से। तो तुम यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे mg माइनस n इज इक्वल टू ma। तो n निकालना चाहोगे, n उधर ले जाओगे, mg माइनस ma इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू m कॉमन कर लोगे, g माइनस a, सेम तो आ जा रहा है। देखो कहीं से कैलकुलेशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अंदर रह के करो, बाहर रह के करो, तुम्हारी मर्जी।